हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अब हम अपने इस चैनल पर बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित कक्षा 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल्स हों, चाहे आपके न्यूमेरिकल्स हों, चाहे कोई आर्टिकल्स हो। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों की बहुत दिनों से हमें कमेंट आ रही थी कि इस ट्रांसफार्मर को हमें शॉर्ट विधि से समझाइए, अर्थात थोड़ी लघु विधि से समझाइए। उनका क्वेश्चन वाजिब भी है स्टूडेंट कि आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर से संबंधित इसकी बहुत बड़ी भारी भरकम परिभाषा आपकी बुक्स में या क्वेश्चन बैंकों में देखने को मिलती है, जिसको याद करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना शॉर्ट तरीके से आपको ट्रांसफार्मर को समझाने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैं इससे संबंधित बहुत शॉर्ट परिभाषा आपको समझाने वाला हूं और आपको 5 में से 5 नंबर आपको देने वाला हूं। लेकिन आपको करना यह होगा स्टूडेंट, अगर ट्रांसफार्मर को अच्छा बेहतरीन तरीके से समझना है तो मेरे वीडियो लेक्चर को पूरा देखना होगा। ठीक है, पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें परिणामानुपात का मान कितना आता है और इसकी आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है उसका सूत्र किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और उसका मान कितना होता है। तो सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज के लेक्चर में। अगर लेक्चर मेरा आप पूरा देखेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे मैं बताऊं लॉन्ग क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन में आए, शॉर्ट क्वेश्चन में आए या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और देखते हैं क्या है आपका टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, इस ट्रांसफार्मर को समझाने के लिए अगर मैंने डायग्राम को देखिए स्क्रीन पर पहले से बना करके रखा है, ये मैंने इसलिए किया स्टूडेंट ताकि अगर मैं आपको सामने अगर फेस टू फेस बनाता स्टूडेंट तो होता ये कि मुझे इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता और वीडियो का भी लेंथी हो जाता। इसलिए मैंने आपको ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है वो मैंने पहले ही बना करके रखा है। इसका मेरा जो पर्पज सिर्फ इतना है कि आपका समय बचे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब मैं पहले डायग्राम को समझाऊंगा, फिर इससे संबंधित जो थ्योरी है स्टूडेंट ये, ठीक है स्टूडेंट, फिर मैं इसको समझाने वाला हूँ। क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट की शिकायत आ रही थी कि सर क्वेश्चन बैंकों में या इसकी जो बुक्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपकी 12th क्लास की बुक है, इससे ट्रांसफार्मर से जो संबंधित थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमें शॉर्ट तरीके से समझाऊँ, तो मैंने शॉर्ट तरीके से इस थ्योरी को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर को समझाने वाला हूँ कि ट्रांसफार्मर रियल में होता है, इसकी संरचना कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है, इसका मुख्य बात देखिए, आप लिखा होगा पटलित लोहिक रोड, ये क्या होती है इसको समझे। देखिए इसमें होता है ये स्टूडेंट कि इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियाँ होती हैं, नर्म लोहे की यानी मुलायम लोहे की आयताकार पट्टियाँ होती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बहुत सारी पट्टियाँ ना, और इनको एक के ऊपर एक रख करके इस टाइप से, जैसे अगर मैं ऐसे दिखाया प्रेस को इस टाइप से, और ऐसे देखो तो देखिए एक पट्टी उसको दूसरी तीसरी इस टाइप से, आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर, ठीक है, पटलित लोहिक रोड बनाई जाती है। याद रखें, एक बार फिर सब समझा रहा हूँ, इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर क्या बनाई जाती है, पटलित लोहिक रोड बनाई जाती है स्टूडेंट। ठीक है, जिस पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। देखिए जैसे आपने देखें, एक कुंडली बेटा ये है तांबे के तार की, दूसरी कुंडली ये है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, इसमें प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझे, प्राथमिक कुंडली में तांबे का तार पतला होता है, तांबे का तार पतला होता है, और जबकि फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। द्वितीय कुंडली में क्या होता है स्टूडेंट कि द्वितीय कुंडली में तांबे का जो तार होता है वो मोटा होता है और फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ध्यान से देखें, नोटिस समझे बात को। देखिए प्राथमिक कुंडली में क्या होता है, तांबे का जो तार होता है वो पतला होता है और फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे का तार मोटा होता है और फेरों की संख्या कम होती है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, आपके जब बिजली घर से लाइट आती है, ठीक है, तो आप घरों में चौराहों पर, सॉरी घरों में नहीं चौराहों पर, ठीक है, आपने देखो ट्रांसफार्मर रखा होता है। ठीक है, तो हेडल से आने वाली लाइट को कहाँ लगाया जाता है, एसी पर लगाया जाता है, यानी प्राथमिक कुंडली पर लगाया जाता है। और द्वितीय कुंडली से जो तार आते हैं ये हमारे घरों में तक जो लाइट आ रही है वो द्वितीय कुंडली के माध्यम से हमारे घरों में पहुंचती है। आयोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें, प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तारों की, तांबे का तार जो होता है पतला होता है, फेरों की संख्या ज्यादा होती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पर लगाया जाता है। अर्थात मैं फिर से बताऊं, आपके जो बिजली घर से लाइट आती है उसे कहाँ लगाते हैं, हम प्राथमिक कुंडली पर लगाते हैं। ठीक है, जबकि द्वितीय कुंडली में तार तांबे का मोटा होता है, फेरों की संख्या कम होती है, जिसकी सहायता से हमारे घरों में लाइट आती है स्टूडेंट। ठीक है, आयोग को समझ में आया हुआ, तो ये तो इसकी संरचना थी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रांसफार्मर करता क्या है, क्या काम है, इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर मैं आपको बताता चलूं, ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम में आता है। अर्थात ट्रांसफार्मर की सहायता से
प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित किया जाता है। देखिए मैंने लिखा भी है, क्या है ट्रांसफार्मर, यह एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो पहली हेडिंग आप लगा करके लिख कर आएंगे, क्या लिख कर आएंगे, देखिए और समझें, यह एक ऐसी युक्ति है जिसे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आयोग को समझ में आया होगा। अब बात आती है कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देख समझे, मैंने लिखा है सिद्धांत, यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपके दिमाग में बात आ रही है कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे लिखना नहीं है, आपकी बुक्स में लिखा है, लेकिन आपको केवल इसी से काम चल जाएगा। क्या है, आपसे सिद्धांत पूछा जाएगा और केवल आप इतना लिखाएंगे कि यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। देखिए जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर, जैसा कि आपने देखा प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित कराते हैं, ठीक है, यानी जब इस हम हेड जो आपकी बिजली घर से लाइट आएगी तो इसको यहाँ से लगाएंगे तो इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी, क्या बहेगी बेटा, इस कुंडली में धारा बहने लगेगी। तो ये जो दूसरी कुंडली आप देख रहे हैं स्टैंड ऊपर वाली, इसमें स्वतः ही क्या होती है, प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को कहते हैं बेटा अन्योन्य प्रेरण। एक बार फिर समझा रहा हूँ, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो दूसरी जो कुंडली है जो पास में रखी थी उसमें स्वयं ही एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है और एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपको केवल इतना याद करना है कि सिद्धांत में आपके लिखाएंगे यह अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे क्या है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो आप लिखाएंगे स्टैंड कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, नंबर एक अपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर दो उच्चाई ट्रांसफार्मर। आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। नंबर एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर दो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने ये लिखा। अब देखिए अब बात आती है कि अब चलो यहाँ तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा उच्चाई अपचाई होते क्या है, पहले जो आपका मेन क्वेश्चन है पहले उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने इनसे संबंधित अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर से संबंधित डायग्राम मैंने आपको बना रखे हैं, लेकिन मैं इसको बाद में समझाऊंगा। पहले वो समझा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट लिख करके आना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, नंबर एक अपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर दो उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रचना की। क्या बढ़ते हैं बेटा, रचना। रचना कैसे लिखाएंगे, देखिए रचना में कितने छोड़ा है, इसमें नर्म लोहे की आयताकार पट्टियों को एक के ऊपर एक रखकर पटलित लोक रोड बनाई जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अच्छा जिस पर तांबे के तार की दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं, अभी भी देख रहे हैं कि दो कुंडलियां, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीय कुंडली। ठीक है, अच्छा अब लपेटी जाती हैं ये कुंडलियां एक दूसरे से अलग अलग, तो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या बेटा अलग अलग है। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग तथा पटल, ये शॉर्ट में लिखा मैंने पटलित लोह क्रोड, इसको लिखना है समझे, पटलित लोह क्रोड शॉर्ट में लिख दिया मैंने ना, से भी अलग रखी जाती हैं, लपेटी जाती हैं सॉरी, यानी ये जो कुंडलियां हैं एक दूसरे से तो अलग हैं, लेकिन ये जो क्रोड है इससे भी ये बेटा अलग लपेटी जाती हैं। ठीक है, इतना लिख कर आएंगे। अब बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। क्या होती है बेटा, क्रियाविधि क्या होती है, देखिए क्रियाविधि में लिखेंगे जब प्राथमिक कुंडली, याद रखें प्रा बना के जीरो लगा और कू बना के फिर जीरो लगा, इसका मतलब ये है मैंने लिखा प्राथमिक कुंडली, यानी जब प्राथमिक कुंडली को, यानी काम कैसे करेगा, जब ये जो प्राथमिक कुंडली है, ठीक है, इसको कहाँ लगाएंगे बेटा, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत पर लगाएंगे। लगाने का मतलब क्या हो गया, जो आपके बिजली घर से लाइट आ रही है वो कहाँ लगाए जाएंगे, उसके तार कहाँ लगाएंगे, प्राथमिक कुंडली पर लगाए जाएंगे, और इसमें क्या होगी बेटा, धारा बहने लगेगी। क्या बहने लगेगी बेटा, धारा बहने लगेगी। जब इसके अंदर धारा बहेगी तो ये जो आप क्रोड देख रहे हैं स्टैंड, ये जो क्रोड है लोहे की, नर्म लोहे की, ये बार बार क्या होगी, चुंबकित और विचुंबकित होगी। चुंबकित और विचुंबकित का मीनिंग ये होता है स्टैंड कि प्रत्यावर्ती धारा का अगर मैं ग्राफ की बात करूं, चलिए मैं समझाता हूं इस टाइप से। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रथम आधे चक्कर में एक और धनात्मक होती है और दूसरे आधे चक्कर में दूसरी ओर ऋणात्मक होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बार बार क्या होती है, चुंबकित और विचुंबकित होती है। कौन, ये पटलित लोह क्रोड। जब ये कब होती है, जब हम प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, अर्थात अपने आपके बिजली घर से जो लाइन आती है उस मेन लाइन को कहाँ जोड़ते हैं, हम प्राथमिक कुंडली पर जोड़ते हैं। तो ये पटलित लोह क्रोड बार बार क्या होती है, चुंबकित और विचुंबकित होने लगती है। ठीक है स्टैंड, अच्छा तो समझे, देखिए जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो पटलित लोह क्रोड, फिर समझे देखिए मैंने क्या लिखा शॉर्ट में, पटलित लोह क्रोड, पटलित लोह क्रोड बार बार चुंबकित व विचुंबकित होने लगती है। ठीक है स्टैंड, जिस कारण द्वितीयक कुंडली, क्या बेटा ये द्वितीयक कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझे, मैंने लिखा जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है, तो
पतली लोक रोड क्या होती है, बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने लगती है। ठीक है, जिससे पास रखी दूसरी कुंडली में स्वतः ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या है, ये बड़ा डंडा सा खड़ा है, इसका मीनिंग ये बेटा कि यहाँ से ये जो लाइन आगे लिखी है इसको आप नई लाइन से लिख करके आएंगे, नई लाइन से लिख करके आएंगे। ठीक है, यानी अब हम निकालना चाह रहे हैं परिणाम अनुपात का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए, माना प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक व द्वितीयक, माना प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः NP व NS हो, यानी प्राथमिक कुंडली में जो फेरों की संख्या वो हमने क्या मानी है बेटा, वो NP मानी है, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या मानी है वो क्या मानी है बेटा, NS मानी है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इनके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो, फाई हो, यानी इसके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स से क्या है वो फाई है। ठीक है, यानी इनके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है बेटा, फाई है, जबकि फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में NS है और प्राथमिक कुंडली में NP है। P और S का मतलब बेटा, P का मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक, और S का मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय। ठीक है, NS व मैंने बोला फिर से देखिए, माना प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः NP व NS हो और इनके प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या हो बेटा, फाई हो। चुंबकीय फ्लक्स कितना हो, फाई हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाया स्टैंड। ठीक है, तो प्रत्येक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, याद रखें प्रत्येक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, शॉर्ट में लिख दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे के द्वितीय नियम भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। क्या होता है देखिए, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP बराबर हो जाएगा -NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये आपका फैराडे का नियम है, ये मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। ठीक है, जब इस लेसन की मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है, अच्छा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये तो बात रही प्राथमिक की, ये क्या है द्वितीय कुंडली की। NS बस कुछ ही अंतर है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी सेम रहेगा, लेकिन प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या आएगी बेटा, NP आ जाएगी, जबकि द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या क्या आ जाएगी बेटा, आपकी NS आ जाएगी। ठीक है स्टैंड, अब जब मैं इसको एक समीकरण 2 को 1 से भाग दूंगा, ठीक है, तो यानी इसको ऊपर लिखूंगा, ES को ऊपर लिखूंगा, EP को नीचे लिखूंगा, तो आपने देखा कि ये चीज से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपका क्या बचेगा, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा बेटा आपका NS अपॉन NP। NS अपॉन, याद रखें इस नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग दे रहे हैं, यानी समीकरण अगर नाम दो इसको समीकरण 1 2, तो ये समीकरण आपकी क्या बेटा 2 है, और ये समीकरण बेटा आपकी 1 है। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर अपने पास क्या आएगा, ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। ठीक है स्टैंड, अब आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। अब मैं इसके आगे आपको परिणाम अनुपात का मान निकाल करके दिखाने वाला हूँ। अब मैं देखिए इसको थोड़ा ऊपर से साफ करूंगा स्टैंड, आप डायग्राम को सुंदर तरीके से बनाएं। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, अभी मैंने इसको नहीं छेड़ा स्टैंड। ठीक है, ये क्या होता है, आप डायग्राम को समझें, मैंने समझाया डायग्राम। अब मैं देखिए थोड़ा इसको साफ करने वाला हूँ स्टैंड। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और मैं इसके आगे बात आपको समझाने वाला हूँ कि परिणाम अनुपात का मान किस प्रकार निकाला जाएगा। फिर इसके बाद बताऊंगा स्टैंड कि इसकी जो दक्षता है वो किस प्रकार निकाली जाएगी। चलिए आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। देखिए मैं थोड़ा ऊपर से बेटा आप साफ कर रहा हूँ। इस थ्योरी को बेटा बिल्कुल अपने नोट्स में लिख लें। ट्रांसफार्मर संबंधी ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने लिखी है स्टूडेंट। ठीक है, और आपको मैंने बहुत आसान भाषा में लिखी है, आपको समझ में भी आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मैं साफ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए समझे बात को। देखिए अब देखिए यहां तक आपने देखा ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। अब देखिए अब आगे बात क्या होती है, जब अगर हम मान लें कि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो बेटा, नगण्य हो। प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो बेटा, नगण्य हो, अर्थात इसमें ऊर्जा का ह्रास ना हो। ठीक है, एक बार समझें, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो बेटा, नगण्य हो। ठीक है, यानी R का मान लगभग क्या हो, 0 हो, अर्थात उसमें ऊर्जा ह्रास क्या हो, नगण्य हो। यानी ऊर्जा ह्रास, जब प्रतिरोध नगण्य है तो उसका ऊर्जा ह्रास भी क्या होगा बेटा, नगण्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो इस स्थिति में यहाँ पर जो इस कुंडली का जो विद्युत वाहक बल है यानी EP है, वो इसके सिरों को भी लगाए गए प्रतिरोधी वोल्टेज के बराबर होता है। एक बार फिर समझें बात को, यानी जब हम मान लें कि यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध क्या हो बेटा, नगण्य हो, अर्थात बहुत कम हो। ठीक है, अर्थात कहना मतलब है कि इसमें ऊर्जा ह्रास क्या हो, बिल्कुल नगण्य हो,
तो इसका जो विद्युत वाहक बल यानी ईपी होगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं ईपी जो होगा, ठीक है, तो इस ईपी का जो मान होगा इसके स्रोत के बीच आरोपित विभवांतर जितने वोल्टेज लगाए गए हैं, जिसको मैं बीपी से लिखने वाला हूँ, वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होंगे। चलिए मैं लिखता हूँ, देखिए यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध लगभग नगण्य हो, क्या हो बेटा, नगण्य हो, तब ईपी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बीपी के बराबर हो जाएगा। बी कहाँ है, बी है बेटा प्रतिवर्ती वोल्टेज जो प्राथमिक कुंडली पर लगाया गया है, ठीक है। अच्छा इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ES बराबर क्या हो जाएगा, BS हो जाएगा, यानी द्वितीयक कुंडली का उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके सिरों के बीच आरोपित प्रतिवर्ती वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईपी बराबर क्या है, बीपी, याद रखें ये प्रतिवर्ती वोल्टेज है और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। दोनों कुंडलियों में क्या है, ये प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये द्वितीयक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और जबकि ये क्या है, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच आरोपित प्रतिवर्ती वोल्टेज है, ये द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच प्रतिवर्ती वोल्टेज है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया, ES ईपी बराबर क्या है, बीपी, और ES बराबर क्या है, BS। तो देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखिए समझें, ये ES अपॉन क्या है, ये ईपी, अब ES का बराबर है BS, ES का बराबर बेटा BS के ES है आपका बेटा कि BS के बराबर है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा EP का बराबर है आपका BP के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका फेरों की संख्या है NS और क्या बेटा NP, इसको भी लिख देते हैं NS अपॉन NP। याद रखें इसी सूत्र पर पिछले साल आपसे 2 नंबर में न्यूमेरिकली पूछा गया था, ठीक है। अच्छा और ये बराबर क्या लिखते हैं बेटा R, जहां R क्या है, R है बेटा ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात, क्या है बेटा, परिणामन अनुपात। मैं लिख देता हूं इसको, जहां R ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात है, मैं लिखता हूं जहां R ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात है, ठीक है स्टैंड। याद रखें जहां R, ये जो R आया है ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको बताता चलूं, इस अनुपात पे एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ये जो आप देख रहे हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान सदैव 1 से अधिक होता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है। चलिए अभी मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये जो ट्रांसफार्मर बना है ये कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई है क्या ऊंचाई है, इसके लिए R का मान 1 से ज्यादा होगा क्या कम होगा, सब समझाऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है। समझते पहले मैं लिखता हूं, देखिए अपचाई के लिए देता हूं, चलो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज लेस देन 1, हमेशा R का मान क्या होता है, कम होता है, किसके लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान सदैव 1 से कम होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, किसके लिए बेटा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R इज ग्रेटर देन 1। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना स्टैंड, कि अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान सदैव 1 से अधिक होता है, जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है स्टैंड। आई आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब बात करते हैं बेटा कि इसकी दक्षता का सूत्र कैसे निकाला जाएगा, यानी परिणामन अनुपात का सूत्र तो अपने पास आ गया, अब ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी कार्य करने की क्षमता का सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूं बेटा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो 1 होती है, अर्थात मैं आपसे बोलूं तो 100% होती है, लेकिन उसकी कुछ ऊर्जा का जो होता है वायु में क्षरण होता है। अभी मैं समझा दूं क्षरण को मैं क्या कह रहा हूं, समझे बात को जरा। अब मैं पहले हेडिंग लगाऊंगा, इसकी दक्षता के लिए सूत्र, ट्रांसफार्मर की दक्षता के लिए सूत्र। देखिए दक्षता कैसे लिखेंगे, दक्षता कैसे निकालते हैं, समझे बात को। इसको बेटा ईटा से लिखते हैं, क्या ये ईटा, क्या है ईटा, ईटा बराबर क्या होता है, यानी दक्षता का फॉर्मूला निकाल के बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे आपने प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा किससे, प्राथमिक कुंडली से, यानी जो आपकी बिजली घर से जो मेन लाइन आ रही थी स्टैंड, आपको उसने किससे जोड़ा था, प्राथमिक कुंडली से जोड़ा था, ठीक है।
अब हमें जो घरों में प्राप्त हो रही है विद्युत धारा वो कैसे प्राप्त हो रही है, द्वितीय कुंडली के माध्यम से, वायर के माध्यम से अपने घरों में आ रही है, ठीक है। लेकिन याद रखें स्टैंड कि जो जितनी ऊर्जा हमें प्राथमिक कुंडली पर दी जाती है बिजली घर द्वारा, इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होती है। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तांबे की बनी हुई कुंडली होती है, ये जो प्राथमिक कुंडली आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी मेन लाइन को जोड़ा जाता है, बिजली घर से आने वाली मेन लाइन को जब यहाँ जोड़ते हैं तो इन तारों में क्या होता है बेटा, करंट फ्लो होता है। और जब किसी तार में करंट फ्लो कराया जाता है तो बेटा तार गर्म हो जाता है। तार क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। और जब तार गर्म हो जाता है तो वो उसकी ऊर्जा कहाँ जाती है बेटा, कुछ उसके चारों ओर के माध्यम में जाने लगती है। आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर और बात कहूँ, अब ये जो आप देख रहे हैं तांबे की कुंडली है, ठीक है, ये जो आपकी आयताकार प्लेट पटली दो प्लेट देख रहे हैं, ये बार बार चुंबकित और विचुंबकित होती है, तो कुछ ऊर्जा का क्षरण ये भी कर देती है। यानी जितनी ऊर्जा हमें हेडल से प्राप्त होती है प्राथमिक कुंडली पे, इतनी ऊर्जा हमें द्वितीय कुंडली प्राप्त नहीं होती है। अब इस ऊष्मा के अवशोषण को रोकने के लिए, ऊष्मा के अवशोषण को रोकने के लिए आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में बेटा क्या होता है, तेल भरा जाता है। कभी आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर से तेल क्या है, बाहर भी निकल आया जाता है ना। उसका रीजन क्या होता है, जब ये तार गर्म होता है बेटा, क्या जब ये तार गर्म होता है, ठीक है, जब तार गर्म होता है तो जो उसके अंदर का जो तेल होता है उसके अंदर क्या आता है बेटा, खोल जाता है तार, तो वो उबलने लगता है। क्या हो जाता है बेटा, उबलने लगता है, ठीक है। और जब उसके अंदर उबाल ज़्यादा आ जाता है तो कभी कभी क्या होता है, ट्रांसफर फ्यूज होता है। जब उसमें लोड ज़्यादा पड़ जाता है तो जो तेल होता है उससे बाहर को निकल भी आता है। आपने कभी देखा भी होगा ट्रांसफार्मर में तुमने जो तेल निकलता है वो भी कहीं ना कहीं आपको देखा होगा चौराहे वगैरह, ठीक है। तो याद रखें, तो मैं अपने दक्षा का फार्मूला लिखने जा रहा हूँ कि दक्षा फार्मूला सिर्फ इतना ही है कि हमें द्वितीय कुंडली पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्राथमिक कुंडली को जो ऊर्जा दी गई है वो, इनका जो अनुपात होता है वो ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है, ठीक है। याद रखें ये ट्रांसफार्मर की आंतरिक संरचना है, वो इसके ऊपर चारों ओर क्या रहता है, लोहे का कवर लगा होता है जिसके अंदर तेल भरा हुआ होता है। यानी ये ट्रांसफार्मर क्या है बेटा, आंतरिक संरचना है, ठीक है। तो दक्षता क्या होती है, देखिए दक्षता का सूत्र है बेटा, द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा, द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा बटा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा। यानी द्वितीय कुंडली पर कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त हुई वो, और प्राथमिक कुंडली को ऊर्जा बिजली घर से कितनी प्राप्त हुई वो, इनका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, देखिए प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा, कहां से दी गई, बिजली घर से आपके, है ना, हेडल से दी गई ऊर्जा। तो ये बेटा फार्मूला है काय का, ट्रांसफार्मर की दक्षता निकालने का। अगर दक्षता निकालना आएगी तो बेटा हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, लास्ट में बताएंगे अब क्या ये अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है और ये उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए अब समझे बात को, बहुत आसान चीज है स्टैंड, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझ में आएगा ही बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पर अभी हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। अगला जो लेक्चर आएगा ट्रांसफार्मर पर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो आपसे इसके साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में, ठीक है, प्राथमिक कुंडली शॉर्ट में लिखा है, द्वितीय कुंडली शॉर्ट में लिखा है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में पतले तार के बहुत ज्यादा फेरे होते हैं। देखिए ऐसे आप देख रहे हैं ये बहुत सारे फेरे हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में क्या होते हैं, तांबे के मोटे तार के बेटा कितने फेरे होते हैं, कम फेरे होते हैं, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर में अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तांबे के पतले तार के क्या होते हैं बेटा, ज्यादा फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा इसको देख लें, उच्चाई क्या होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर जैसे इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, देखो द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे थे, जबकि इसे प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे हैं, यानी एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। यानी अब उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, जबकि द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। आयोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात है कि ये जो आपके डायग्राम बना है स्क्रीन पर, ये कौन सा ट्रांसफार्मर, उच्चाई है कि अपचाई है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो बिल्कुल इसी के माध्यम से समझ जाएंगे। देखिए प्राथमिक कुंडली ये है, आप देख रहे हैं, द्वितीय कुंडली एक ये है। अब प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने फेरे, ओनली 1 2 3 फेरे हैं, ठीक है। यानी प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे, द्वितीय कुंडली में कम फेरे। और प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे किसमें होते हैं, प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे किसमें होते हैं बेटा, अपचाई ट्रांसफार्मर में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये जो आपका ट्रांसफार्मर बना है ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर बना है।
आई क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो अधिकांश बच्चों के दिमाग में बात रह जाती है कि सर हमने ट्रांसफार्मर तो पढ़ लिया लेकिन ये नहीं पढ़ा हम किसके बारे में पढ़ का है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर था बेटा, ये आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे आप चाहे इसको बनाइए, कुंडली अगर यहाँ पे ऊपर की कुंडली नीचे, नीचे का ऊपर कर दोगे तो ट्रांसफार्मर को बाद इतना चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको जो आपकी जो डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझाई उसमें कोई भी अंतर नहीं करना है। जो अभी थ्योरी मैंने लिखी थी वो साफ भी कर दी, और इसका जो रेशियो है वो आर्टिकल डायग्राम बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल वही है, ठीक है स्टूडेंट। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ये बस मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो इसके स्क्रीन पर डायग्राम बना है, ठीक है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर का डायग्राम है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।